What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, मेरा नाम है समीर और मैं आप लोगों को 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारा आज जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन। उसी का आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। द टॉपिक नेम इज हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन आप लोगों को जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और दो ही सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत डिटेल नॉलेज लेते हो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और तो इसके अलावा भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, बट माइक्रो और मैक्रो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस नॉर्मली भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो आपका जनरली बात करता है हर उस इंडिविजुअल लेवल चीजों की, जो मतलब उन चीजों की जो इंडिविजुअली डिपेंड होती हैं। इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, फर्म्स हो गई, मार्केट हो गई, या प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन हो गया। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड आउटपुट एट अ इंडिविजुअल लेवल, तो वो आपका माइक्रो लेवल हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप देखो तो जो भी आपकी 11th क्लास में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसका जो इंडेक्स था, इंडेक्स में जो भी चैप्टर्स थे वो सारे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन साथ ही जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें इंडिविजुअली नहीं होती, वो एज अ होल हो जाती है। एज अ होल या एग्रीगेट या लार्ज या सम, आप कुछ भी कह सकते हो। मैक्रो में सारी चीजें बढ़ के आ जाती हैं एंड देन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। फिर हम यहाँ पे इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, डिफ्लेशन है या नहीं है, या हमारी इकोनॉमी में आउटपुट लेवल किस प्रकार का है, या हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कैसे काम चल रहा है, या इंस्टीट्यूशन जो खुल रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे है, या जब हम बात करते हैं दूसरी कंट्री से कनेक्शन होना, तो कैसे दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते हैं इंडिविजुअली नहीं, एज अ होल, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज इकोनॉमी। तो जो भी चीजें हमारी एग्रीगेट लेवल पे होती हैं उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? नाउ ये कुछ मैंने 4 बेसिक डिफरेंस रखे। वैसे जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख कर दूंगा, आपको खुद ही लिखूंगा। पहले चैप्टर 1 हो जाता है, उसके बाद में आपको बता दूंगा हमारी वेबसाइट पे कहाँ पे और किस प्रकार आपको वो नोट्स मिल सकते हैं। उनमें बहुत अच्छी डिटेल्स में आपको लिख के दूंगा बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी जितना हो सकता है आप प्लीज उन सब चीजों को नोट करिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले वो कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमी, ध्यान रखना ये वाला पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ये वाला पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। क्लियर? This portion is for the microeconomics and this portion is for the macroeconomics, right? The very important thing is that the microeconomics is basically study of individually economic units. Individual economic units जो मैंने अभी आपको बता दी है, that is the simple level production of goods and services, the demand of goods and services। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। देखो, होल की जगह तुम एग्रीगेट भी कह सकते हो, ठीक है, लार्ज भी कह सकते हो। और वही जब मैं कह रहा था ना आपसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जगह आप यहाँ पे स्मॉल भी कह सकते हो, या टीनी भी कह सकते हो, या जो भी आपका दिल करे आप इसको कह सकते हो। उसके बाद द सेकेंड डिफरेंस इज कि जो हमारी बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इट डील्स विद द इंडिविजुअल इनकम, प्राइसेस एंड आउटपुट। देखो, जब भी मैं कहता हूँ प्राइसेस तो वो मार्केट्स की बात हो जाती है। इंडिविजुअल इनकम या आउटपुट, या हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई।
ये सारी बात हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हो देन यू आर डील विद द नेशनल इनकम एंड द जनरल प्राइस। ये वो जनरल प्राइस है जो इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। ये वाला प्राइस कभी भी इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मेरे घर के आसपास अगर कोई मुझे सब्जी 10 रुपए महंगी दे रहा है तो वो इकोनॉमी में 10 रुपए महंगी नहीं होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी अगर पूरी ही किसी इंस्टीट्यूशन को 10 रुपए महंगी मिल रही है या किसी होलसेलर को 10 रुपए महंगी कोई चीज मिल रही है तो फिर वो हम तक भी 10 रुपए महंगी आएगी। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल की बात करता है। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो पेपर में बात पूछी जा सकती है व्हाट आर द मेन रूट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। ध्यान रखना, द मेन रूट्स आर डिमांड एंड सप्लाई। द मेन रूट्स आर डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो देयर आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता होगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई किस प्रकार ये काम करता है। अब ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टर्म्स बोल के कंफ्यूज मत होना, ये सारी बातें हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, मार्केट्स होंगी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे जो टर्म यूज होंगे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट बजट। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पेपर में मैक्सिमम 3 से 5 नंबर का आएगा। इतना भी अगर आप लिख देते हो टू द पॉइंट तब भी दोस्तों आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। और ज्यादा लिखते हो तो फिर वो टाइम की हो सकता है कि आपका समय ज्यादा हो। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है समीर और हमारे आपके प्यारे से चैनल पे हमारी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा अभी चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, वो चल रहा है। और इससे पहले भी मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि जो हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ये पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक दोस्तों इन्हीं 4 सेक्टर्स में समा चुकी है। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सेक्टर्स इन इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स होते हैं, एंड हाउ दे वर्क, इनका आपस में किस प्रकार कनेक्शन होता है। ये अभी आप आगे चल के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी इन्हीं सेक्टर्स के थ्रू जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी को सर्कुलर इनकम के कंसेप्ट से समझेंगे तो वहां भी आप बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे चीजों को कि कैसे इनका आपस में कनेक्शन होता है। दोस्तों 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा होता है एक्सटर्नल सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी को कंप्लीट कर देते हैं ये चारों सेक्टर मिलके। जब मैं बात करता हूँ हाउस होल्ड सेक्टर, तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं दैट इज हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड ना दो तरह के नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस होल्ड के ना 2 नेचर्स होते हैं, या आप कह सकते हो 2 फीचर्स होते हैं। क्या कि जो हाउस होल्ड होते हैं ना, एक तो ये इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, जो हमारा सेकेंडरी, जो हमारा सेकंड सेक्टर है, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो उसके कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ये कंज्यूमर्स होते हैं। और साथ साथ ये जो हाउस होल्ड होते हैं they also the owners of factors of production। अब एक बार बताओ, जब मैंने ये आपसे कह रहा हूं कि जो सेक्टर्स है आपस में कनेक्टेड है, ये जो सेक्टर्स है ना दोस्तों, ये सेक्टर्स आपस में कनेक्टेड है, तो हमें अब अगले वाले सेक्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। मैं भी लिखूंगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके फैक्टर्स और प्रोडक्शंस होते हैं। तो इनमें लैंड और लेबर या कैपिटल, ये सब चीजों को जो ऑनर होते हैं ये हाउस होल्ड होते हैं।
Households are those people, they are one side a consumers and other side the owners of the factors of production. क्लियर है ये मेरी बात? ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव, अभी हम चैप्टर पूरा होते हैं ना, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर। देखो प्रोडक्शन सेक्टर बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्शन सेक्टर एक प्रकार का एक इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द फाइनाइज्ड प्रोडक्ट्स में। मान लीजिए हमारे पास में एक रॉ मटेरियल है आटा, फ्लोर या मैदा, ठीक है। अब हम उससे प्रोड्यूस करेंगे क्या? ब्रेड पकोड़ा। तो आटे से ब्रेड पकोड़ा जो कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्शन सेक्टर इज द प्रोसेस व्हेनेवर यू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल टू द फाइनाइट गुड्स, ठीक है। और यही वो गुड्स होते हैं जो यहाँ पे जाके कंज्यूमर, जो हाउस होल्ड होते हैं उसके कंज्यूमर बन जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें आपसे प्रोडक्शन फैक्टर की, तो इसके अंदर आपके वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे जो हमारे इकोनॉमी के सराउंडिंग में है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इनका करने का कनेक्शन हमारा हाउस होल्ड से होगा। क्लियर? यार नाउ अब हमारा जो अगला सेक्टर है दोस्तों, अगले सेक्टर का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। आपको पता है जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, इसे हम वेलफेयर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है इकोनॉमी के अंदर लोगों को खुश रखना, सेटिस्फाई रखना, या अगर मैं इस वर्ड को जरा अच्छे से बताऊं तो उससे हम कहते हैं वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब ही होता है एक ऐसा टर्म जहां पे लोग, पीपल खुश हो, सेटिस्फाई हो, कोई भी नाराज ना हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे वेलफेयर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट को हम लोग वेलफेयर एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और जिसका काम होता है, मैं बता देता हूँ आपको, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना और प्लस उनको मेंटेन करना, डिफेंस मेंटेन करना, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को फेस करना, राइट। एंड आफ्टर दैट और भी अदर एक्टिविटीज होती हैं। और साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट का एक काम और भी होता है, गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी रन करता है, या गवर्नमेंट के अंडर में कुछ सर्विसेज भी आती हैं, जैसे रेलवेज है गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, वाटर सप्लाई है गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है पहले गवर्नमेंट के अंदर आती थी, अब वो प्राइवेटाइज हो चुकी है। गवर्नमेंट का डिफेंस है, पुलिस वाले हो गए, ठीक है, या आप कह सकते हो जो ऑर्नामेंट्स प्रोडक्शन होती है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, ड्रग्स होता है वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लॉज एंड रेगुलेशन, हमारा पूरा न्यायालय, सब कुछ, यानी आप कह सकते हो पूरा जुरिडिक्शन, सब कुछ जो है गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, एवरीथिंग। तो ये जो गवर्नमेंट होता है ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ फैक्टर आता है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। दोस्तों नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चीजों को समझो, जो मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उन सब चीजों को प्लीज आप अपने दिमाग में रखना। हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर को हम एक नाम से और जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं, यानी इसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट भी आ जाता है एंड इंपोर्ट्स भी आ जाता है बिटवीन द कंट्रीज, राइट। और साथ साथ हमारा यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है। हमारा पास यहाँ पे बेटा फ्लो ऑफ कैपिटल भी रहता है, दैट इज फ्लो ऑफ कैपिटल। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। समझ में आई मेरी बात आपको दोस्तों? तो हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो काफी ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे दोस्तों ये 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है,
हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को आप याद कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सकता है। और जब मैं जैसे चैप्टर 1 हो जाएगा तो चैप्टर 1 के बाद जितने भी इसके पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओरली डिस्कस में कर लूंगा सारी चीजें, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसके बारे में और बातें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।